हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बिगिनिंग ऑफ फासिस्ट एग्रेशन। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड हम जो टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के कॉजेज के, सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या क्या कॉजेज थे, फिर राइज एंड पीक ऑफ फासिस्ट पावर्स और फासिस्ट पावर्स का डिक्लाइन, एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे सबसे एंड में वॉर फिनाले। तो ये लेक्चर आपके एएमयू, जामिया और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका सवाल है कि 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम क्या था। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए बिग बॉय, बी लिटिल बॉय, सी थिन मैन या फिर डी फैटमैन। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब हम बात करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के कॉजेज की कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के पीछे क्या क्या कॉजेज थे, तो उससे पहले एक बात आप यहाँ पर ये समझ लिए, जो वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी बिटवीन द टू ग्रुप्स, और ये दोनों ग्रुप्स के नाम थे एक्सेस पावर एंड एलाइड पावर। एक्सेस पावर के जो मेंबर कंट्रीज थे वो थे जर्मनी, इटली, जापान, और एलाइड पावर के जो मेंबर कंट्रीज थे वो थे यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। वैसे वर्ल्ड वॉर के कॉजेज हमने काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ फासिस्ट एग्रेशन। नाउ हम यहाँ पर उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। अगर बिगिनिंग ऑफ फासिस्ट एग्रेशन का आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो वर्ल्ड वॉर के कॉजेज थे उसमें एक बहुत बड़ा कॉज था पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। ये बेसिकली एक पॉलिसी थी जो कि अडॉप्ट की गई बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, जिसने के जर्मनी, इटली, जापान को और ज्यादा एम्बिशियस बना दिया। और इस पॉलिसी का बेसिकली काम क्या था, इसका फोकस किस चीज पे था? इसका फोकस था जो फासिस्ट पावर्स हैं उनको किसी भी तरीके से खुश किया जाए, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यहाँ पर फासिस्ट पावर्स को खुश करके जो फासिस्ट एग्रेशन है उसको डाइवर्ट कर दें टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन। बिकॉज जो फासिस्ट पावर्स थे वो ये चाहते थे कि सोवियत यूनियन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अच्छा, इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने यहाँ पर एक तीर से दो शिकार करने की सोचा। एक तो रशिया, जो कि एक बहुत बड़ी पावर उस टाइम पर खड़ा होता हुआ दिख रहा था, बट आइडियोलॉजिकली वो इनके अगेंस्ट था। बिकॉज बिकॉज रशिया में, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, कि वहां पर कम्युनिज्म आ चुका था और कम्युनिज्म ये अपोज कर रहा था कॉलोनियलिज्म को। इसीलिए इसी वजह से इन्होंने जो फासिस्ट पावर्स का जो एग्रेशन था उसका रुख घुमाने की तरफ की टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन। देन इनका जो दूसरा टारगेट था वो था फासिस्ट पावर्स को कमजोर करना। ठीक है, उसके बाद जब ये रशिया को फासिस्ट पावर्स के थ्रू खत्म करा देते तो फिर ये फासिस्ट पावर्स को भी इजीली खत्म कर सकते थे। बट बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो फासिस्ट पावर्स थे और जो रशिया था उन्होंने यहाँ पर नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया। बेसिकली फासिस्ट पावर्स चाह क्या रहे थे? फासिस्ट पावर्स चाह रहे थे जो कॉलोनीज हैं इनको रीडिवाइड किया जाए, दोबारा से इनको आपस में बांटा जाए, क्योंकि फासिस्ट पावर्स ये भी अब इंपीरियलिस्ट पावर बनना चाहते थे। अच्छा, ब्रिटेन और फ्रांस ये खुद इनसे कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि ये खुद इंपीरियलिस्ट पावर्स थे, ये खुद दूसरों के घरों में घुसे हुए थे, दूसरी जगह रूल कर रहे थे, जैसे कि हमारे इंडिया में। तो इसी के चलते हम ये देखते हैं कि ये जो रीडिवीजन का प्लान यहाँ पर इम्पोज करने की कोशिश की गई, तो इसकी वजह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी ये अब इनएविटेबल दिखाई दे रही थी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फासिस्ट पावर्स और सोवियत यूनियन के बीच में जो नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ, तो ये जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी, अब इस पॉलिसी को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज ये बात अच्छे से समझ चुके थे कि फासिस्ट पावर्स को अपीज करने का कोई फायदा नहीं, और
पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को कंटिन्यू करने का अब कोई मजीद फायदा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न पावर्स थे, स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस, अब उन्होंने यहाँ पर पोलैंड, ग्रीस, रोमानिया, टर्की, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुके थे, इनको यहाँ पर अश्योर किया कि आपकी इंडिपेंडेंस को कोई खतरा नहीं होगा। बिकॉज बिकॉज जब टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था ब्रिटेन के अगेंस्ट, उसके बाद ब्रिटेन ने इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा खुद ले लिया था। फिर हम एक और चीज यहाँ पर ये देखते हैं, जैसा कि मनीच पैक्ट जो कि 1938 में हुआ था इन द सिटी ऑफ मनीच ऑफ जर्मनी, वहां पर जो हिटलर्स ने डिमांड रखे थे, उसने ब्रिटेन और फ्रांस की काफी सारी कॉलोनीज हड़प कर ली थी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नाउ जो हिटलर था उसने यहाँ पर डेंजिग सिटी, जो कि प्रशिया का एक शहर है, उसकी मांग रखी, उसकी डिमांड रखी, जिसको के ब्रिटेन ने फुलफिल करने से मना कर दिया। और इसके चलते सिचुएशन यहाँ पर प्रीपेयर होती हुई दिखाई देती है, किसकी? वॉर की, बिटवीन द फासिस्ट पावर्स एंड इंपीरियलिस्ट पावर्स। और इन्हीं सब टसल के चलते हम ये देखते हैं ऑन 1 सितंबर 1939 जो जर्मन आर्मीज थी वो एंटर कर जाती हैं इनटू द पोलैंड, और इस अटैक को वर्ल्ड वॉर की शुरुआत माना जाता है। जिसके रिस्पॉन्स में हम ये देखते हैं कि 3 सितंबर 1939 को फ्रांस और ब्रिटेन अटैक कर देते हैं ऑन द जर्मनी। अच्छा, इस मौके को गनीमत समझते हुए सोवियत यूनियन भी 1939 में ही वो भी अटैक कर देता है ऑन पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया एंड फिनलैंड। बिकॉज ये सारी टेरिटरीज पार्ट थी ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, जिनको के आज़ादी मिली थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फॉर्मर रशियन एम्पायर थी उसको रूल करते थे जार। जार बेसिकली किसी एक खास पर्सन का नाम नहीं था, जो रशिया पर रूल करने वाले जो रूलर्स थे, जो बादशाह थे, उनको जार बोला जाता था। देन ऑन 9 अप्रैल 1940 हम ये देखते हैं कि जर्मनी अपने नॉर्थ में अटैक कर देता है ऑन डेनमार्क एंड नॉर्वे। देन उसके बाद मई 1940 आते आते जर्मन फोर्सेस अपने वेस्ट में बेल्जियम और हॉलैंड पर भी अटैक करके उसको ऑक्युपाई कर लेती हैं। एंड फाइनली ऑन 22 जून 1940 जर्मन फोर्सेस एंटर कर जाती हैं इनटू द सिटी ऑफ पेरिस और उसे सराउंड कर लेती हैं। और यहाँ पर जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो सरेंडर कर देती है जर्मनी के सामने और एक ट्रूस साइन कर लेती है, एक पीस ट्रीटी साइन कर लेती है। अच्छा, 3 महीने में जर्मनी आधे से ज्यादा यूरोप पर कब्जा कर लेता है। इसी वजह से इन वॉर्स को बोला गया ब्लाइट्सक्रीग वॉर्स। बिकॉज ब्लाइट्सक्रीग इसके मीनिंग होते हैं लाइटनिंग वॉर्स, यानी कि बहुत ही बिजली की तेजी के साथ जर्मनी सब पर कब्जा करता गया। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि स्पेन का मैंने नाम क्यों नहीं लिया, या फिर ये जो सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज हैं जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बेसिकली ये कंट्रीज को पहले ही हिटलर ने 1939 से पहले ही इन्वेड करके ऑक्युपाई कर लिया था। और स्पेन में तो 1938 में फासिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी गई थी विद द हेल्प ऑफ हिटलर एंड मोसोलिनी, जहां पर कि जनरल फ्रैंको की लीडरशिप में एक रिवोल्ट कंडक्ट किया गया और उस रिवोल्ट ने सक्सेसफुली पॉपुलर फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी, जो कि बेसिकली एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसको वहां से उखाड़ कर फेंक दिया था। और इस पूरे रिवोल्ट को जो सपोर्ट किया था वो सपोर्ट किया था जर्मनी एंड इटली ने। नाउ इस सब का नतीजा क्या हुआ? आफ्टर डिफीटिंग द फ्रांस, जर्मनी अब पूरे यूरोप के अंदर एक सुप्रीम पावर के तौर पर उभरता हुआ दिखाई देता है। देन फ्रांस को हराने के बाद अब जर्मनी अपना रुख करता है ब्रिटेन की तरफ और ब्रिटेन पर एयर रेड्स कंडक्ट करता है बहुत ही फोर्सफुल तरीके के साथ। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश पीएम थे विंस्टन चर्चिल, वो उसके इस अटैक को रिपल्स कर देते हैं, रोक लेते हैं। अच्छा, जब जर्मनी का ब्रिटेन पर हमला सक्सेसफुल नहीं होता है, देन नॉन एग्रेशन पैक्ट के होते हुए भी ऑन 22 जून 1941 जर्मनी अटैक कर देता है ऑन सोवियत यूनियन, जिसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि यूएसएसआर का एक बहुत बड़ा एरिया जर्मनी तबाह करके रख देता है और मुहासरे में ले लेता है, घेराव कर लेता है सिटी ऑफ लेनिनग्राड का, जो कि रशिया के वेस्ट में सिचुएटेड एक शहर है।
और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले थे तो उन्होंने मिलकर हिटलर से यही बात कही थी कि ये जो आपने ईस्टर्न फ्रंट खोला है ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती है और ये आपको नहीं करना चाहिए था। बट हिटलर ने उनकी बात को अनसुना किया और जिसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि आगे चल के ये गलती हिटलर पर भारी पड़ी। और वो भारी कैसे पड़ी इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो जर्मन फोर्सेस थी वो लेनिनग्राड को बिसीज करने के बाद, मुहासरे में लेने के बाद अब मार्च करती हैं टुवर्ड्स मॉस्को। बट रशिया जो कि फॉर्मर सोवियत यूनियन था वो भी कोई आम कंट्री की तरह नहीं था, एक बहुत ही पावरफुल कंट्री था और जो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा थी। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब जर्मन ट्रूप्स मार्च करते हैं टुवर्ड्स मॉस्को, वहां पर भी उन्हें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और क्विक विक्ट्री की वहां पर कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है और जो उनकी उम्मीद थी कि हम बहुत जल्दी जंग जीत लेंगे वो पूरी नहीं हो पाती है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फासिस्ट पावर्स थे यानी कि जो एक्सिस ग्रुप था उसके जो मेंबर कंट्रीज थे वो थे जर्मनी, इटली, जापान। देन 1940 आते आते हम ये देखते हैं कि ये तीनों कंट्रीज जो थे एक्सिस ग्रुप के, ये आपस में एक पैक्ट साइन करते हैं जिसको कि म्यूचुअल पैक्ट ऑफ यूनिटी बोला जाता है। और ये पैक्ट बेसिकली साइन किया गया था दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम तीनों कंट्रीज आपस में यूनाइट हैं और इस पैक्ट में कुछ पॉइंट्स पर कंसेंसस बना लिया गया। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग जापान ने एक न्यू ऑर्डर एस्टेब्लिश करने को एक्सेप्ट किया इन द यूरोप और जापान ने इसके साथ जर्मनी और इटली की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया इन यूरोप। एंड सिमिलरली जर्मनी और इटली ने जापान की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया इन एशिया। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैक्ट कंसीडर किया जाता है। अच्छा, तो हम ये देखते हैं कि जर्मनी और इटली हिटलर और मुसोलिनी की लीडरशिप में वो यूरोप में एक न्यू ऑर्डर कायम करने में लगे हुए थे यूरोप को कॉन्कर करके। बट जो थर्ड मेंबर कंट्री था जापान, वो क्या कर रहा था? तो जापान भी एक एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट किया हुआ था और उसी के चल हम ये देखते हैं कि ऑन 7 दिसंबर 1941 जापान एक मैसिव रेड कंडक्ट करता है ऑन पर्ल हार्बर जो कि हवाई में है। और हवाई ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही एक स्टेट है। तो हम ये देखते हैं कि जापान के इस अटैक के रिजल्ट में वहां पर बहुत डिवेस्टेशन होता है और 3000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और इस पूरे एरिया में ये जो आप अपने स्क्रीन पर सर्किल्ड एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर जापान बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार करते हुए इस पूरे इलाके को तहस नहस करके रख देता है और बहुत सारा एरिया कॉन्कर कर लेता है। और 1941 आते आते जापान अब थाईलैंड, हांगकांग, मलाया, बर्मा, गुआम, फिलीपींस और कोरिया, चाइना का बहुत बड़ा एरिया नीचे, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब को ऑक्युपाई कर लेता है। एंड सिमिलरली जर्मनी और इटली यूरोप में पूरे यूरोप को कॉन्कर कर लेते हैं सिवाय यूके को छोड़कर। पर्ल हार्बर के अटैक के रिस्पॉन्स में यूएस वॉर डिक्लेयर कर देता है ऑन जापान ऑन 8 दिसंबर 1941। ये सिमिलरली उसी टाइप की गलती थी जो कि जर्मनी ने की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएस पर अटैक करके। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यूएस जापान पर अटैक कर देता है ऑन 8 दिसंबर 1941 और इसके रिस्पॉन्स में जर्मनी एंड इटली ये दोनों वॉर डिक्लेयर कर देते हैं ऑन द यूएस। और मिड ऑफ 1942 आते आते जो फासिस्ट पावर्स थे ये अपने पीक पर पहुंच जाते हैं और 1942 का मिड इनका पीक कंसीडर किया जाता है। नाउ अब 1942 ऑनवर्ड्स क्या होता है? तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है इन द एलाइड कैंप। अच्छा, जो एलाइड ग्रुप था इसके मेंबर्स कौन कौन थे? इसके मेंबर थे यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया भी इसका बाद में मेंबर बन गया था। इन लोगों ने रशिया को भी शामिल कर लिया था बिकॉज जर्मनी और रशिया का नॉन एग्रेशन पैक्ट होने के बावजूद भी जर्मनी ने रशिया को अटैक कर दिया था। और
और हम ये देखते हैं कि 1942 से ही रशिया जर्मनी के अगेंस्ट एक सेकंड फ्रंट खोलने की बार बार यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा था सब कंट्रीज के साथ। और ये जो एग्रीमेंट हुआ ये हुआ 1942 में, जहां पर के 26 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि ब्रिटेन, यूएस, रशिया, यहाँ पर इन तीनों ने एक डिक्लेरेशन साइन किया कि वो अपने सारे रिसोर्सेज, सारी ताकत यूज करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, इटली, जापान को यानी कि फासिस्ट पावर्स को हराने के लिए। और इस एग्रीमेंट में यह भी कहा गया कि कोई भी सेपरेट ट्रीटी नहीं की जाएगी। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने ये देखा था कि रशिया को बाहर निकाल के जो यूएस, ब्रिटेन थे, इन्होंने ट्रीटी कर ली थी विद द जर्मनी। तो इस तरह से अब कोई भी ट्रीटी नहीं की जाएगी। इस मैप पर आप फिर से एक बार देख लीजिए कि यूरोप में जर्मनी ने कहां तक कब्जा कर रखा है। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी ने नॉन एग्रेशन पैक्ट होने के बावजूद भी रशिया के शहर लेनिनग्राड पर हमला कर दिया था और वहां से वो मार्च कर रहे थे टुवर्ड्स मॉस्को, ठीक है, जो कि रशिया का कैपिटल है। बट यूएसएसआर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ और पब्लिक के सपोर्ट के साथ इस अटैक को रिपल्स कर देता है, नाकाम बना देता है, जिसके चलते हम ये देखते हैं कि जर्मन फोर्सेस जो थी वो रशिया के एक और शहर जिसका नाम है स्टालिनग्राड, जो कि अब वॉलग्राड के नाम से जाना जाता है, ये उस पर अटैक कर देते हैं। और ये जो अटैक था ये जर्मन फोर्सेस की सबसे बड़ी गलती साबित होती है इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में रशियन सोल्जर्स यहाँ पर सिविलियंस की मदद से जर्मन फोर्सेस को सरेंडर करने पर मजबूर कर देते हैं, जहां पर के इस बैटल के नतीजे में सिर्फ सरेंडर करने के लिए जर्मनी के 90,000 सोल्जर्स बचते हैं और 3 लाख सोल्जर्स मारे जाते हैं। और ये सब होता है इन द February 1943। तो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड ऑफ 1943 ये एक टर्निंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पासा पलट जाता है एलाइड पावर्स के फेवर में। तो यूरोप के इस मैप पर आप ये देख सकते हैं कि अभी तक जर्मनी और इटली यूरोप में कैसे कैसे कहां अटैक कर रहे थे, बट अब हमें ये सब उल्टा होता हुआ दिखाई देता है। और नाउ अब इन जुलाई 1943 ब्रिटिश और यूएस ट्रूप्स यहाँ पर एंटर हो जाते हैं इनटू द सिसिली, जो कि एक आइलैंड है इटली का। और ये ट्रूप्स यहाँ से मार्च करते हुए हार्ट ऑफ इटली यानी कि उसकी कैपिटल रोम तक जा पहुंचते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो एडोल्फ हिटलर था वो यहाँ पर बेनिटो मोसोलिनी की मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो यहाँ पर काफी कोशिश कर रहा था मोसोलिनी की गवर्नमेंट को बचाने के लिए। बट यहाँ पर यूएस और ब्रिटेन के ट्रूप्स सक्सेसफुली इटली में एक नई गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं और बेनिटो मोसोलिनी की गवर्नमेंट को उखाड़कर फेंक देते हैं। बेनिटो मोसोलिनी को अरेस्ट कर लिया जाता है और फाइनली ऑन 28 अप्रैल 1945 जो इटली की पब्लिक थी वो अपने इस डिक्टेटर रूलर को एग्जीक्यूट कर देती है, फांसी दे देती है सरेआम। नाउ तो 1945 के शुरू में जो इटली में अब नई गवर्नमेंट बनी, यूएस और ब्रिटेन की मदद से उसकी लीडरशिप में इटली यहाँ पर अटैक कर देता है ऑन द जर्मनी। तो आपने देखा कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रुख पलटा और एक्सेस पावर्स में से जो 3 मेंबर्स थे उसमें से एक मेंबर का विकेट गिर गया, बल्कि वो अब इनके अगेंस्ट चला गया। अच्छा, रशिया जो कि 1942 से ही सेकंड फ्रंट खोलने की डिमांड रख रहा था, वो भी अब वो भी अब ईस्ट से अटैक कर देता है ऑन द जर्मनी। और ये जो सेकंड फ्रंट था ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जर्मनी को हराने में। और रशिया जो कि चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जो सेंट्रल यूरोप का एरिया था जो कि उस टाइम पर जर्मनी के अंडर में था, हिटलर के अंडर में था, वो उस सब को अटैक करके उनसे छुड़ा लेता है। और नाउ अब हम ये देखते हैं कि फ्रांस के नॉर्थ में सिचुएटेड जो नॉर्मंडी का रीजन था वहां पर जो वेस्टर्न फोर्सेस थे वो उसे ऑक्युपाई करके और वहां से अटैक कर देते हैं ऑन द जर्मनी। और इसके साथ ही जर्मनी काफी कमजोर पड़ जाता है और उसके हाथ से फ्रांस का शहर पेरिस निकल जाता है। बेसिकली पेरिस के निकलने का मीनिंग था
फ्रांस का निकल जाना। और ये जो आप सर्किल्ड एरिया देख रहे हैं जिसमें कि बेल्जियम और नेदरलैंड्स यानी कि हॉलैंड थे, ये भी उससे फ्री करा लिए जाते हैं, जर्मन रूल से फ्री करा लिए जाते हैं। नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो एलाइड ट्रूप्स थे उनका घेरा अब जर्मनी के चारों तरफ तंग होने लगता है और वो उसको चारों तरफ से घेर कर उसकी तरफ एडवांस करना, मार्च करना शुरू कर देते हैं। एंड फाइनली ऑन 2 मई 1945 सोवियत आर्मीज एंटर हो जाती हैं इन द सिटी ऑफ बर्लिन, द कैपिटल ऑफ जर्मनी। और उसी सेम डे पर एडोल्फ हिटलर सुसाइड कमिट कर लेता है। और बेसिकली एडोल्फ हिटलर ने जो सुसाइड की थी वो की थी अपने आप को जलाकर। तो हम ये देखते हैं कि हिटलर की मौत के बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी वो एक्सिस ग्रुप के सेकंड मेंबर के खत्म हो जाने की शक्ल में खत्म हो जाती है। बट सेकंड वर्ल्ड वॉर अभी भी एशिया में कंटिन्यू थी, बिकॉज जो अभी भी थर्ड मेंबर था जापान, वो अभी ग्राउंड में था, वो अभी बाकी था। नाउ जर्मनी और इटली के खत्म हो जाने के बाद ब्रिटेन और यूएस अब वो रुख करते हैं एशिया की तरफ और नंबर लेते हैं थर्ड मेंबर का, जो कि एक्सिस पावर का थर्ड मेंबर था जापान। और उस पर ताबड़तोड़ हमले करके उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और जापान को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इन्हीं हमलों की सीरीज में हम ये देखते हैं कि 6 और 9 ऑफ अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान के दो शहर थे, वहां पर यूएस न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देता है, जिसके रिजल्ट में लाखों लोग मारे जाते हैं। देन हम ये देखते हैं कि नॉर्थ से सोवियत यूनियन भी उसके बाद जापान पर हमला कर देता है और वो फ्री करा लेता है मंचूरिया को, कोरिया को। और जो रही सही जापान की ताकत थी आफ्टर द न्यूक्लियर अटैक, उसे भी खत्म करके रख देता है। सो फाइनली एक्सेस ग्रुप का जो लास्ट मेंबर था, लास्ट फोर्थ था जापान, वो भी अब एलाइड पावर्स की डिमांड्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। एंड ऑन 2 सितंबर 1945 जापान के सरेंडर करने के साथ एशिया में और दुनिया में वर्ल्ड वॉर एंड हो जाती है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस किए कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर, राइज एंड पीक ऑफ फासिस्ट पावर, देन डिक्लाइन ऑफ फासिस्ट पावर, एंड फाइनली वॉर फिनाले। सो आई होप आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इस लेक्चर में काफी ज्यादा मजा आया होगा और ये आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर मैथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद क्या हुआ, कैसे दुनिया में एक नया ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ। तो आप बने रहें इसी तरह से हमारे साथ। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि 9 अगस्त 1945 को जो जापान के शहर नागासाकी पर एटम बम ड्रॉप किया गया था उसका नाम क्या था। तो उसका राइट आंसर है डी फैटमैन। यस माय फ्रेंड्स, जो नागासाकी पर बम ड्रॉप किया गया था, जो न्यूक्लियर बम था, उसका नाम था फैटमैन। और उससे 3 दिन पहले 6 अगस्त को जो न्यूक्लियर बम हिरोशिमा पर ड्रॉप किया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।